कल्पना कीजिए कि आप पाटलिपुत्र की भव्य सड़कों पर खड़े हैं, जहां गंगा और सोन नदी का संगम होता है। यहां की हवा में इतिहास की गूंज सुनाई देती है, एक ऐसे साम्राज्य की जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा था। मौर्य वंश भारत का पहला विशाल साम्राज्य था, जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक फैला था। आज हम इस महान साम्राज्य की यात्रा करेंगे, जहां राजनीति, धर्म और कला का अनूठा मेल देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी किसी फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक युवा योद्धा जिसके पास ना तो राजसी खून था और ना ही विशाल सेना, लेकिन था तो एक दूरदर्शी गुरु, चाणक्य। कौटिल्य के नाम से भी जाने जाने वाले इस महान विद्वान ने चंद्रगुप्त को न सिर्फ युद्ध की कला सिखाई, बल्कि राजनीति के गुर भी दिए। 322 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराया, तो इतिहास की दिशा ही बदल गई। ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। लेकिन चंद्रगुप्त की असली परीक्षा तब आई जब सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया। 305 ईसा पूर्व में हुई इस लड़ाई में चंद्रगुप्त की जीत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। संधि के तहत सेल्यूकस को 500 युद्धी हाथी मिले और चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के विशाल क्षेत्र। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जब पाटलिपुत्र आया तो वो मौर्य प्रशासन की व्यवस्था देखकर दंग रह गया। उसकी पुस्तक इंडिका आज भी मौर्यकाल की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। चंद्रगुप्त के बाद गद्दी संभाली उनके पुत्र बिंदुसार ने, जो अमित्रघात के नाम से प्रसिद्ध था, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। 298 से 273 ईसा पूर्व तक के अपने शासनकाल में बिंदुसार ने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाया। यूनानी राजदूत डाइमेकस के आने से पता चलता है कि विदेशी संबंध कितने मजबूत थे। बिंदुसार के समय में मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अभी आना बाकी था। फिर आया अशोक का समय, एक ऐसा शासक जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। 273 ईसा पूर्व में गद्दी संभालने के बाद अशोक ने कई युद्ध लड़े, लेकिन 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उड़ीसा की धरती पर हुआ ये युद्ध इतना भीषण था कि खून से नदियां लाल हो गईं। हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हुए। इस भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का दिल बदल गया। प्रेम, ये वो क्षण था जब एक विजेता योद्धा एक शांतिप्रिय सम्राट बन गया। अशोक का धर्म परिवर्तन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए एक नई नीति बनी। उन्होंने धम्म की नीति अपनाई, अहिंसा, धर्म सहिष्णुता, माता पिता की सेवा और पशु हत्या निषेध। देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाने वाले अशोक ने अपने विचार पत्थरों पर खुदवाए। ये शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए और आज भी भारत के कोने कोने में मिलते हैं। सारनाथ का सिंह स्तंभ, जो आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक की कलात्मक दृष्टि का प्रमाण है। मौर्य प्रशासन की बात करें तो ये अपने समय से कहीं आगे था। राजा सर्वोच्च होता था, लेकिन उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित ये व्यवस्था इतनी व्यवस्थित थी कि आज के मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन भी इससे सीख ले सकते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर गुप्तचर व्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था कृषि कर, व्यापार और राज्य नियंत्रित उद्योगों पर आधारित थी। आहत सिक्कों का प्रयोग होता था, जो उस समय की उन्नत मुद्रा व्यवस्था को दर्शाता है। मौर्य कला और स्थापत्य की बात करें तो ये अद्भुत है। चमकदार पत्थर के स्तंभ, बराबर की गुफाएं और सिंह स्तंभ जैसी कलाकृतियां आज भी हमें मंत्रमुग्ध करती हैं। धर्मचक्र, जो आज हमारे तिरंगे में है, मौर्य काल की ही देन है। ये सिर्फ कला नहीं थी, बल्कि एक संदेश था, शांति, न्याय और धर्म का। लेकिन हर महान साम्राज्य की तरह मौर्य वंश का भी अंत हुआ। अशोक के बाद आने वाले शासक कमजोर थे। इतने विशाल साम्राज्य को संभालना आसान नहीं था। धीरे धीरे प्रांत अलग होने लगे, केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ गई। अंततः 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। इस तरह समाप्त हुआ भारत का पहला महान साम्राज्य। आज जब हम मध्य प्रदेश के सांची स्तूप को देखते हैं या दिल्ली के लाल किले में अशोक स्तंभ को निहारते हैं, तो मौर्य वंश की यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत है। मौर्य काल ने हमें सिखाया कि शक्ति का सही उपयोग कैसे करना चाहिए, कि एक शासक कैसे अपनी गलतियों से सीख कर महान बन सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए याद रखिए, मौर्य वंश 322 से 185 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक थे। पाटलिपुत्र राजधानी थी।
अशोक का कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। धम्म नीति और अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखा गया था और अंतिम शासक बृहद्रथ थे। ये तथ्य न सिर्फ परीक्षा के लिए जरूरी हैं बल्कि हमारे गौरवशाली अतीत को समझने के लिए भी आवश्यक हैं।